हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी में हमारी पुस्तक भारत लोग और अर्थव्यवस्था। ये दूसरी पुस्तक है और उसका छठा अध्याय जल संसाधन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर भी करें ताकि वे लोग भी इससे पढ़ सकें। आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। पहला प्रश्न है, भविष्य में मानव समाज किन परिवर्तनों का साक्षी होगा? उत्तर है, भविष्य में मानव समाज जनांकीय परिवर्तन, जनसंख्या स्थानांतरण, प्रौद्योगिकी उन्नति, पर्यावरणीय निम्नीकरण एवं जल अभाव आदि परिवर्तनों का साक्षी होगा। ध्यान रखना है, भविष्य में मानव समाज जनांकीय परिवर्तन, जनसंख्या स्थानांतरण, प्रौद्योगिकी उन्नति, पर्यावरण निम्नीकरण और जल अभाव आदि परिवर्तनों का साक्षी होगा। दूसरा प्रश्न है, जल अभाव निकट भविष्य में बड़ी चुनौती बनकर उभरने की संभावना क्यों व्यक्त की जा रही है? आंसर है, जल निरंतर बढ़ती मांग, अति उपयोग, प्रदूषण, घटती आपूर्ति के कारण जल अभाव निकट भविष्य में बड़ी चुनौती बनकर उभरने की संभावना है। यानी जल की निरंतर बढ़ती मांग और अति उपयोग, उसका बहुत ज्यादा उपयोग और उसके साथ जल का प्रदूषण और घटती आपूर्ति, इन सब के कारण से जल अभाव निकट भविष्य में बहुत बड़ी चुनौती बनने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है, जल संसाधन क्या है? धरातल के ऊपर भूगर्भ के आंतरिक भागों में, धरातल के ऊपर और भूगर्भ के आंतरिक भागों में पाए जाने वाले समस्त जल भंडारों को जल संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी को धरातल का कितने प्रतिशत भाग पर जल से आच्छादित है? पृथ्वी के धरातल पर कितने प्रतिशत भाग पर जल है? 71% भाग पर जल है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के धरातल पर कुल जल का कितने प्रतिशत भाग अलवणीय जल है? 3%। जो हमारे पीने के काम आता है वो केवल 3% है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत विश्व के धरातलीय क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है? 2.45%। भारत विश्व का कुल जो धरातल है उसमें 2.45%, 4-5% जो है वो धरातलीय क्षेत्र है विश्व का। भारत में विश्व के जल संसाधन का कितना प्रतिशत जल संसाधन उपलब्ध है? विश्व में कुल है उसका 4% जल संसाधन भारत में उपलब्ध है। विश्व जनसंख्या की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में पाई जाती है? तो विश्व की जितनी जनसंख्या है उसकी 16% जनसंख्या भारत में पाई जाती है। नेक्स्ट है, देश में एक वर्ष में वर्षण से कुल कितना जल प्राप्त होता है? यानी वर्षा से कितना जल प्राप्त होता है? 4000 घन किलोमीटर। 4000 ये मिलीमीटर होगा शायद, तो 4000 घन मिलीमीटर ध्यान रखना है। भारत में धरातलीय और पुनः पूर्ति योग्य भौम जल से कितना जल उपलब्ध है? भारत में धरातलीय और पुनः पूर्ति योग्य भूमिगत जल से कितना जल उपलब्ध है? 1669 घन किमी उपलब्ध है। नेक्स्ट है, देश में कुल उपयोगी जल संसाधन कितना है? तो 122 घन किमी उपलब्ध है, 122 घन। नेक्स्ट है, धरातलीय जल के मुख्य स्रोत कौन से हैं? नदियां, झीलें, तलैया और तालाब, ये धरातलीय जल के मुख्य स्रोत हैं। नेक्स्ट है, देश में कुल नदियों एवं उन सहायक नदियों की लंबाई 1.6 किलोमीटर से अधिक है की संख्या कितनी है? तो ऐसी लंबाई और उनकी कुल नदियां एवं उन सहायक नदियों की लंबाई 1.6 किलोमीटर से अधिक है, 10,360। भारत में सभी नदी बेसिनों का औसत वार्षिक प्रवाह कितना है? तो 1669 घन किमी। नेक्स्ट है, धरातलीय जल का कितना प्रतिशत भाग उपयोग किया जाता है? तो 690 घन किमी। भारत में किन नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़े हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। भारत में किन नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र देश के कुल क्षेत्र के 1/3 भाग पर विस्तृत है? जल ग्रहण क्षेत्र के पूरे देश के कुल 1/3 भाग पर। भारत में गंगापुत्र,
गंगा, ब्रह्मपुत्र, बराक नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र देश के 1/3 भाग पर विस्तृत हैं, जिनमें देश के कुल जल संसाधन का 60% जल मिलता है। दक्षिणी भारतीय किन नदियों के वार्षिक जल प्रवाह का अधिकांश भाग को उपयोग में लिया जाता है? तो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। नेक्स्ट है, देश में कुल पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन कितना है? 432 घन किमी। भौम जल उपयोग के आधार पर कितनी श्रेणियां हैं और इनमें कौन से राज्य सम्मिलित हैं? बहुत अधिक उपयोग वाले राज्य पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एवं तमिलनाडु हैं। उपयोग के आधार पर कितनी श्रेणियां हैं? तो और राज्य उसमें किन से शामिल है? उपयोग के आधार पर ज्यादा उपयोग वाले राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु। दूसरा है, मध्यम उपयोग वाले राज्य में गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा और महाराष्ट्र। और बहुत कम उपयोग वाले राज्य में छत्तीसगढ़, ओडिशा और केरल है। पुनः पूर्ति योग्य भौम जल का संसाधन। लेगून किसे कहते हैं? जब किसी सागरीय तट के की ओर निकले दो शीर्ष भागों को या खाड़ी के अग्र सिरों को कोई रोधिका इस तरह जोड़ती है कि तट और रोधिका के मध्य सागरीय जल आवागमन लगभग बंद हो जाता है, तो ऐसी आकृति को लेगून कहते हैं। ध्यान रखना है, जब किसी सागरीय तट की ओर निकले दो शीर्ष भागों को खाड़ी के अग्र सिरों को कोई रोधिका इस तरह से जोड़ती है कि तट तथा रोधिका के मध्य सागरीय जल आवागमन बंद हो जाता है, ऐसी आकृति को लेगून कहते हैं। पश्च जल किसे कहते हैं? जल को उसके मार्ग में बांध बनाकर अवरुद्ध किया जाना तथा बांध के पीछे से एकत्रित जल को पश्च जल कहते हैं। भारत में लेगून व पश्च जल कहां पाए जाते हैं? केरल, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल में मुख्य रूप से लेगून व पश्च जल पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, लेगून व पश्च जल के उपयोग लिखिए। यद्यपि इनका जल खारा होता है, पर इनका उपयोग मछली पालन, चावल की कुछ निश्चित किस्मों एवं नारियल की सिंचाई में किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का नाम लिखो। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, सबसे बड़ी भाखड़ानागल, हीराकुंड और दामोदर घाटी परियोजना, नागार्जुन सागर और इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये देश की सबसे बड़ी प्रमुख नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। नेक्स्ट है, परिक्षिप्त बस्तियां कहां पाई जाती हैं? परिक्षिप्त एकाकी बस्तियां भारत के मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल के अनेक भागों में पाई जाती हैं। ये बस्तियां किस कारण से बनती हैं? तो प्राय भूभाग और निवास योग्य क्षेत्र भूमि संसाधन की अत्यधिक विखंडित प्रकृति के कारण होता है। नेक्स्ट है, धरातलीय एवं भौम जल का सबसे अधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो धरातलीय जल का 89% एवं भौम जल का 92% कृषि क्षेत्र में उपयोग होता है। नेक्स्ट है, भारत में औद्योगिक क्षेत्र में धरातलीय एवं भौम जल कितना प्रतिशत उपयोग होता है? औद्योगिक क्षेत्र में धरातलीय जल का 2% एवं भूमिगत जल का 5% भाग उपयोग होता है। नेक्स्ट है, भविष्य में विकास के साथ किन क्षेत्रों में जल का उपयोग बढ़ने की संभावना है? औद्योगिक व घरेलू। नेक्स्ट है, सिंचाई व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ क्या है? बहुफसलीकरण सबसे बड़ा लाभ है। सिंचाई से क्या तात्पर्य है? वर्षा की कमी या अभाव के कारण शुष्क मौसम में खेतों में कृत्रिम ढंग से जल आपूर्ति की क्रिया सिंचाई कहलाती है। वर्षा की कमी या उसके अभाव के कारण शुष्क मौसम में खेतों में कृत्रिम ढंग से जल आपूर्ति की जाती है की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों है? देश में वर्षा के स्थानिक एवं सामयिक परिवर्तिता के कारण। दूसरा, अधिकांश भाग वर्षा विहीन एवं सूखाग्रस्त होने से इनमें उत्तर पश्चिमी भाग एवं दक्कन का पठार प्रमुख हैं। अधिकांश भागों में शीत व ग्रीष्म में शुष्कता होने से पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार में भी मानसून में अवर्षा, अतिवर्षा एवं वर्षा की असफलता
से सूखा जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अवर्षा एवं वर्षा की असफलता से। चावल, जूट, गन्ना हेतु अत्यधिक जल की आवश्यकता सिंचाई की आवश्यकता बना देता है। बहुफसलीकरण हेतु सिंचाई आवश्यक है और सिंचित भूमि में कृषि उत्पादकता असिंचित की तुलना में अधिक होना। अधिक उपज देने वाली फसल किस्मों हेतु सिंचाई आवश्यक होना। हरित क्रांति किन राज्यों में अधिक सफल हुई? तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सफल हुई, क्योंकि इन प्रदेशों में का सिंचाई तंत्र अधिक विकसित है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुल बोए गए क्षेत्र का 85% भाग सिंचाई के अंतर्गत आता है और कुल सिंचित क्षेत्र का 74.1% भाग पंजाब में और 51.3% भाग हरियाणा में कुओं एवं नलकूपों द्वारा सिंचित है। नेक्स्ट है, भौम जल संसाधनों के अधिक उपयोग से क्या समस्या उत्पन्न हो रही है? जल का स्तर नीचा हो गया है। राजस्थान, महाराष्ट्र में भूमिगत जल में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ गई है। पश्चिमी बंगाल और बिहार में आर्सेनिक यानी संख्या के संकेंद्रण की वृद्धि हुई है। गहन सिंचाई से क्या हानियां है? गहन सिंचाई से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में मृदा की लवणता में वृद्धि हुई है। संभावित जल समस्या क्या है? जनसंख्या बढ़ते रहने से प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता प्रतिदिन कम होती जा रही है व उपलब्ध जल संसाधन कृषि, औद्योगिक, घरेलू निस्सरणों से प्रदूषित होते जा रहे हैं। इससे उपयोगी जल संसाधनों की मात्रा सीमित होती जा रही है। यही जल समस्या है। संभावित जल समस्या क्या है? जनसंख्या बढ़ते रहने से प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता प्रतिदिन कम होती जा रही है वह उपलब्ध जल संसाधन कृषि, औद्योगिक, घरेलू निस्सरण प्रदूषित होते जा रहे हैं। इससे उपयोगी जल संसाधनों की मात्रा सीमित हो जा रही है। यही जल समस्या है। देश की दो सबसे अधिक प्रदूषित नदियां कौन सी है? गंगा और यमुना देश की सबसे अधिक प्रदूषित नदियां हो गई हैं। सीपीसीबी का पूरा नाम है सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। नेक्स्ट है एसपीसीबी का पूरा नाम एसपीसीबी, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। नदियों के प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? जैव एवं जीवाणुविक प्रदूषण। यमुना नदी सबसे अधिक प्रदूषित कहां है? दिल्ली से इटावाद के बीच में सबसे अधिक प्रदूषित है। देश के प्रमुख शहरों में स्थित प्रदूषित नदियों के नाम बताइए। अहमदाबाद में साबरमती, लखनऊ में गोमती नदी प्रदूषित है, मदुरई में काली, अडयार, कुओम और वैगई नदी, हैदराबाद में मूसी नदी, कानपुर व वाराणसी में गंगा नदी। ये नदियां प्रदूषित हैं देश की। भौम जल प्रदूषण का कारण क्या है? भारी विषैली धातुएं, फ्लोराइड व नाइट्रेट, ये मुख्य कारण है। जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु भारत में प्रमुख कानून कौन से हैं? जल अधिनियम 1974 प्रदूषण निवारण व नियंत्रण। नेक्स्ट है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, जल उपकर अधिनियम 1977, ये उसके अधिनियम है। जल प्रदूषण को रोकने हेतु बनाए गए कानून किस प्रकार से अपने उद्देश्य में असफल रहे? तो जल प्रदूषण से संबंधित कानून 1974, 77, 86 के बावजूद 1997 में प्रदूषण फैलाने वाले 251 उद्योग नदियों व झीलों के किनारे स्थापित कर दिए गए। जल प्रदूषण के प्रभावों को किस प्रकार सीमित किया जाना चाहिए? तो जन जागरूकता द्वारा कृषि, घरेलू, औद्योगिक विसर्जन से प्राप्त प्रदूषकों को जल में विसर्जित होने से रोककर सीमित किया जा सकता है। जल का पुनः उपयोग क्या है? स्नान, बर्तन धोने का पानी, वाहनों को धोने का पानी, बागवानी में उपयोग करना, शोधित अपशिष्ट जल का उद्योगों में शीतलन, अग्निशमन में उपयोग करना पुनः उपयोग के उदाहरण है। जल संभर प्रबंधन क्या है? जल संभर प्रबंधन का तात्पर्य धरातल एवं भूमिगत जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन से है। इसके अंतर्गत बहता जल रोकना एवं विभिन्न विधियों से जैसे अंतःस्त्रवण तालाब पुनर्भरण और कुओं के द्वारा भौम जल का संचयन एवं पुनर्भरण शामिल है। नेक्स्ट है हरियाली योजना क्या है? यह केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल संभर विकास योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या को पीने, सिंचाई, मत्स्य पालन, वन रोपण के लिए, जल संरक्षण के लिए योग्य बनाना है। परियोजना लोगों के सहयोग से ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित की जा रही है। नेक्स्ट है नीरू मीरू क्या है? नीरू मीरू जल और आप
कार्यक्रम आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है, जिसमें भूमिगत जल स्तर को ऊंचा उठाने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है अरवारी पानी संसद क्या है? अलवर राजस्थान में जन सहयोग से विभिन्न जल संग्रहण संरचना जैसे अंतःस्रवण तालाब यानी जोहड़ की खुदाई की गई व रोक बांध बनाए गए, ये अरवारी पानी संसद है। नेक्स्ट है तमिलनाडु सरकार ने जल संभर प्रबंध हेतु क्या प्रयास किए? किसी भी इमारत का निर्माण बिना जल संभर संरचना बनाए नहीं किया जा सकता है, ऐसा कानून बनाया गया है। यानी किसी भी इमारत का निर्माण बिना जल संभर संरचना बनाए नहीं किया जा सकता, ऐसा कानून बनाया गया है। वर्षा जल संग्रहण क्या है? विभिन्न उपयोगों के लिए जल को रोकने व एकत्र करने की विधि वर्षा जल संग्रहण कहलाती है। इसका उपयोग भूमिगत जल वृत्तों को पुनर्भरण के लिए किया जाता है, जिसके द्वारा पानी की प्रत्येक बूंद को संरक्षित करने के लिए वर्षा जल को कुओं गड्ढों में एकत्रित किया जाता है। वर्षा जल संग्रहण से क्या लाभ है? तो पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है, भूमिगत जल स्तर को नीचा होने से रोकता है, फ्लोराइड व नाइट्रेट जैसे प्रदूषकों को कम करके अमिश्रित भूमिगत जल की गुणवत्ता बढ़ाता है, मृदा जल की गुणवत्ता बढ़ाता है। यदि इसे जल वृत्तों के पुनर्भरण के लिए उपयोग किया जाता है तो तटीय क्षेत्रों में लवणीय जल के प्रवेश को रोकता है। कुंड अथवा टांका क्या है? राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण का ढांचा है, जिसमें भूमिगत ढकी हुई टंकी का निर्माण घर अथवा गांव के एकत्रित वर्षा जल संग्रहण के लिए किया जाता है। रालेगन सिद्धि गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? समाज सेवी अन्ना हजारे एवं उनके द्वारा किए गए जल संभर प्रबंधन के प्रयासों के लिए रालेगन सिद्धि गांव प्रसिद्ध है। उत्पाद आधारित उद्योग किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट करें। कुछ उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे रोटी, ब्रेड एवं बिस्कुट, चाय, साबुन, कागज उद्योग आदि। लकड़ी की लुगदी बनाने का उद्योग कागज उद्योग के लिए कच्चा माल प्रदान करता है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय जल नीति कब बनाई गई व नीति के अनुसार जल आवंटन की प्राथमिकता किस क्रम में रहेगी? तो राष्ट्रीय जल नीति 2002 में लागू हुई, जिसमें जल आवंटन की प्राथमिकता निम्नलिखित क्रम में निर्दिष्ट की गई है। पहला है पेयजल, दूसरा सिंचाई, तीसरा जल शक्ति, चौथा नौकायन, पांचवा उद्योग एवं छठा अन्य उपयोग। राष्ट्रीय जल नीति ने 2002 में मुख्य विशेषताएं क्या हैं? बहुउद्देशीय परियोजना में पीने का जल घटक में सम्मिलित करना चाहिए। पेयजल संपूर्ण मानव जाति और प्राणियों को उपलब्ध कराना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। भौम जल के शोषण को सीमित एवं नियमित करने के उपाय करने चाहिए। सतह व भौम जल यानी भूमिगत जल दोनों की गुणवत्ता के लिए नियमित जांच होनी चाहिए और गुणवत्ता को सुधारने के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। जल के सभी विविध प्रयोगों में कार्यक्षमता है वो सुधारनी चाहिए। दुर्लभ संसाधनों के रूप में जल के लिए जागरूकता विकसित करनी चाहिए। शिक्षा, विनिमय, उपक्रमणों, प्रेरकों, अनुक्रमणों द्वारा संरक्षण चेतना बढ़ानी चाहिए। जल क्रांति अभियान कब प्रारंभ किया गया और उसका उद्देश्य क्या है? जल क्रांति अभियान 2015-16 में प्रारंभ हुआ और उसका उद्देश्य प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। जल क्रांति अभियान के अंतर्गत कौन कौन सी गतिविधियां प्रस्तावित की गई? जल ग्राम बनाने के लिए देश के 672 जिलों में से प्रत्येक जिले में एक ग्राम जिसमें जल की कमी है चुनना। भारत के विभिन्न भागों में 1000 हेक्टेयर मॉडल कमांड क्षेत्र की पहचान की गई। प्रदूषण को कम करने के लिए भूमिगत जल संरक्षण और कृत्रिम पुनर्भरण, भूमिगत जल प्रदूषण को कम करना। देश के चयनित क्षेत्र में आर्सेनिक मुक्त कुओं का निर्माण। लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए जनसंचार माध्यम जैसे रेडियो, टीवी, प्रिंट मीडिया, पोस्टर प्रतिस्पर्धा, निबंध प्रतिस्पर्धा माध्यम है। जल सुरक्षा द्वारा खाद्य सुरक्षा और आजीविका प्रदान करना।
दोस्तों आपने अभी तक वीडियो देख रहे हो और लाइक नहीं किया हो तो छोटा सा यहाँ पर एक हल्का सा क्लिक जरूर करें। इसको करने में शायद आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन मैं रात दिन मेहनत करके आपके लिए वीडियो उपलब्ध करा रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सकें। तो एक लाइक तो मेरे लिए बनता ही है। और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के साथ ये जो ऑल नोटिफिकेशन है इसको ऑन कर लें, क्योंकि आपकी जिंदगी यहाँ पर ही खत्म नहीं है। आपको मेरे साथ और भी जुड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको भविष्य में किसी भी प्रकार के कोई भी वीडियो मेरे द्वारा मिलते रहेंगे और आपके भाई बहन पढ़ रहे हैं उनके भी बहुत लिए उपयोगी रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। जल संसाधन स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर। आप इसी प्रकार से बहुत अच्छी पढ़ाई करें, अपने जीवन में आगे बढ़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।